नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट फिजिक्स बाय सोहन सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम बेसिक क्लासेस की एक सीरीज़ लेके चले हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने जो है वो कवर किया है पिछली वीडियो में। पहले उस पार्ट को देखिए, उसके बाद ये वीडियो जो है वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो लगेगी। ठीक है, आज बेसिक क्लास का सेकेंड पार्ट जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको समझाए जाएंगे, जिससे आप जो है वो अपनी सेल्फ स्टडी को एनहांस कर पाओगे और जो आने वाले लेक्चर्स है उनकी फाउंडेशन जो है वो बिल्डअप होगी। तो आज स्टार्ट करते हम बेसिक क्लास का सेकंड वीडियो। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सभी मॉडल ऑफ एटम जो थे वो डिस्कस किए थे। उसके बाद एटम का कंसेप्ट समझा था, नील बोहर मॉडल ऑफ एटम को समझा था। आज हम बेसिक्स उससे आगे स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्टार्ट करेंगे हम कि जो एटम होता है, एटम। ठीक है, अब एटम जो है आपको पता है कि ये एलिमेंट की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है। एक एलिमेंट में सबसे छोटा क्या होता है, उसका एटम, जो उस एलिमेंट की आइडेंटिटी को बनाए रखता है। अब एटम की बात करें तो हमने देखा था कि एटम के अंदर जो है वो 3 फंडामेंटल या एलिमेंट्री या सब एटॉमिक पार्टिकल जो वो पाए जाते हैं, जिसमें एक था आपके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा है आपके पास प्रोटॉन और तीसरा है आपके पास न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो थे वो हमने देखे थे एटम के अंदर पाए जाते हैं। अब एटम, इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर जो है वो कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब बात आई कि एटम के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इट मींस एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। कोई भी एलिमेंट जो है उसका एक एटम होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल है, लेकिन एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, ये कैसे हुआ, देखिए। जब एक एटम में देखा गया कि उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब इससे पहले एक मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूं। एलिमेंट जो है, ठीक है, एलिमेंट, अब एलिमेंट किससे बना है, एलिमेंट में है उस एलिमेंट के एटम। ठीक है, अब एटम जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मींस एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, हालांकि उसके अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं उस पर तो चार्ज होता, न्यूट्रॉन को छोड़ के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज है। अब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट मींस एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वली प्रेजेंट है। इसी वजह से नेट चार्ज जो है एटम के अंदर या एटम के ऊपर वो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल होती है प्रोटॉन्स की संख्या के। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर जितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, उतने ही न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। आई समझ क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये तो एक एटम जो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, क्यों, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या जो है वो इक्वल है। ठीक है,
अब क्या इक्वल होने से जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल है, एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्रोटॉन में भी पाया जाता है या प्रोटॉन पर भी पाया जाता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इक्वल है प्रोटॉन के, और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही एक प्रोटॉन पे भी चार्ज है, लेकिन ऑपोजिट नेचर का, पॉजिटिव का। तो इसकी वजह से एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। आई समझ क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, एक एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, लेकिन एटम फिर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? तो इट मींस जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो इक्वल होगा, तभी तो वो नेट चार्ज जो एटम के ऊपर कितना आएगा, 0 आएगा। अब वो इक्वल क्यों होगा? तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो इक्वल होती है प्रोटॉन की संख्या के। जितने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी है, एक पॉइंट ये। दूसरा, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे भी चार्ज होगा, लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इस वजह से नेट चार्ज जो होता है एटम पे वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का जो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे हैं, उतना ही पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स का जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। आई समझ बात? Why atom is electrical neutral? ठीक है, नेक्स्ट देखते हम, एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एलिमेंट को खोजा। ठीक है, एलिमेंट जो है वो डिस्कवर होते गए, उनको पीरियोडिक टेबल में उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया। पीरियोडिक टेबल में उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता, जैसे स्टार्टिंग करेंगे हम हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके बाद हीलियम आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसी तरह से आगे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये अब देखो, एलिमेंट हमने डिस्कवर किए। अब एलिमेंट को डिस्कवर किया, अब हाइड्रोजन आया, हीलियम आया, इसी तरह से आज हमारे पास लगभग 120 प्लस एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हम एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर। अब जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं हम, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो किससे बना है? हाइड्रोजन के एटम से बना है। ठीक है, अब हाइड्रोजन एलिमेंट जो वो उसमें हाइड्रोजन के एटम है। हाइड्रोजन के एटम, ठीक है, का न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इसको बोलते हम एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉनों की संख्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो उसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। लगा पता एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर एलिमेंट का होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितनी प्रोटॉनों की संख्या है या न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को आप डिनोट करते हो Z से।
आई समझ? तो ये बेसिक का कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर क्या चीज है। अब देखो, जैसे हम कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, तो कार्बन को जब डिस्कवर किया गया तो कार्बन के एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है? 6 प्रोटॉन्स। इसीलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, तो जिस हिसाब से न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या है उसी हिसाब से उसका एटॉमिक नंबर बनता है। ना कि हम पहले क्या करेंगे कि किसी भी एलिमेंट को अपनी मर्जी से एटॉमिक नंबर दे देंगे और उसके बाद उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन डालेंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी एलिमेंट है उसके एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स की संख्या पाई जाती है वही होता है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इट मींस हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। आई समझ? जैसे कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 25 माना मैंने, या 25 है, तो एटॉमिक नंबर 25 है, वहां से मुझे पता चलता है कि उस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में 25 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। आई समझ? ठीक है ये। लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक चीज बताई थी कि एक एलिमेंट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन की संख्या जो है वो इक्वल होती है। इट मींस जितने एलिमेंट के एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, उतने ही न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बाहर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर से आपको प्रोटॉन की संख्या का पता तो चलता है, साथ में उस एलिमेंट के एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका पता भी चलता है। इट मीन जैसे आपके पास आपने लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इट मींस सोडियम के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या भी 11 है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के बाहर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज, वो इक्वल होगा। तो नेट चार्ज जो होगा सोडियम पे वो कितना आएगा? 0। ये सोडियम की ही बात नहीं है, कोई भी आप एलिमेंट का एटम ले लो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन की संख्या इक्वल है। आई समझ? अब संख्या इक्वल होने से ही जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं बनेगा। दूसरा कंसेप्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसी के इक्वल एंड ऑपोजिट होता है प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दो चीजें, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल है, दूसरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर ऑपोजिट है। आई समझ? तो किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितनी प्रोटॉन्स की संख्या होती है वही होता है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। आई समझ? ठीक है, ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है ये। अब देखो, अब एलिमेंट जो है, अब यहां से एक चीज आप दिमाग लगाओ, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन की संख्या क्या है? इक्वल है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहां से देखा। अब एक चीज देखो, आप यहां से बोल सकते हो आप कि जितनी प्रोटॉन्स की संख्या है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है, तो एटॉमिक नंबर को आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल क्यों नहीं लिखते? आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्यों बोला? हालांकि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जो है वो प्रोटॉन्स की संख्या के इक्वल है। संख्या मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है ये। तो यहां देखो, जब भी एक एलिमेंट अपनी एटॉमिक लेवल में
केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या कम या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को दे के बॉन्ड बनाते हैं, कुछ एटम इलेक्ट्रॉन्स को लेके बॉन्ड बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है एटम के अंदर केमिकल रिएक्शन में वो कम ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है एक एटम, गेन भी कर सकता है एक एटम। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या है वो एज इट इज ही रहती है। इसीलिए एटॉमिक नंबर को जोड़ा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ। ठीक है, हालांकि ये पता है कि एटॉमिक नंबर अगर कार्बन का 6 है तो कार्बन के एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स है। और जितना चार्ज न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स का है, 6 प्रोटॉन्स का है, उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज न्यूक्लियस के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स का है। तो टोटल चार्ज जो है वो एटम या कार्बन पे आया 0। आई समझ? तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कम ज्यादा हो जाती है जब एक एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो इसी वजह से आप एटॉमिक नंबर को किससे जोड़ते हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, ये। अब आप दूसरी टर्म है एटॉमिक मास, या इसको आप मास नंबर भी बोलते हो, मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास या मास नंबर, इसको आप ए से डिनोट करते हो। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास या मास नंबर जो है वो ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब ये एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है? तो वही बात आ गई, एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये। ठीक है, एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितना है, वो होता है उसका एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है, दोनों की संख्या का, दोनों के नंबर्स का आप प्लस करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई समझ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम आएगा दैट विल गिव यू एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल वे में समझना है, एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की संख्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन के नंबर्स का सम जितना आएगा वो होता है एटॉमिक मास या मास नंबर। आई समझ बात? ठीक है, और इसको ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, अब यहां देखो, एटॉमिक मास जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप क्या बोलते हो? एटॉमिक नंबर। तो इसकी जगह आ जाएगा जेड प्लस एन, एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है उसका पता आप यहां से लगाओगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जेड को इस साइड ले आओ तो ये ए माइनस जेड हो जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस, एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है वो होता है उस एलिमेंट के एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर का डिफरेंस। आई समझ? तो अब किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या का पता लगा सकते हो। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की संख्या का पता तो आपको एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से ही लग जाता है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, वो बताएगा आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बीच में डिफरेंस। आई समझ बात, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक का कंसेप्ट है कि एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। अब हम ये एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास पढ़ क्यों रहे हैं, देखो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ ज्यादा बेसिक जा रहा है इस लेक्चर का। आपको पता है कोई भी एलिमेंट जो है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी। देखो केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, कोई भी सब्सटेंस है या कंपाउंड है उसका केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे हम कि ये किससे बना है, इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, और दूसरा हम उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब बात आई कि एक एलिमेंट जो होता है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करती है उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पर, ठीक है। ये कहां पे पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल्स पढ़े आपने, पीरियोडिक टेबल्स के टाइप, एक मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था और अब जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उसने बोला था कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके एटॉमिक मास का फंक्शन है। इट मींस एटॉमिक मास पर डिपेंड करेगी उस एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन कुछ समय के बाद, ठीक है, काफी समय के बाद जो नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया उसमें इस चीज को मॉडिफाई किया गया कि एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो उसके एटॉमिक नंबर का फंक्शन है। एटॉमिक नंबर के फंक्शन का मतलब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है एक एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ना कि एटॉमिक मास पर। तो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था उसकी ये लिमिटेशन थी कि उसने क्या किया था, एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का बेस किसको माना था, एटॉमिक मास या मास नंबर को। जबकि इस चीज को मॉडिफाई करके जो आई थिंक मोजले ने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसने बोला था कि एटॉमिक नंबर बेसिक है, एटॉमिक नंबर जो होता है एलिमेंट का वो डिसाइड करेगा कि एक एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी या कैसी होगी, ठीक है। तो अब लगा पता एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अब देखो जैसे मैं बात करता हूं कोई रैंडमली एक एलिमेंट ले लेते हैं हम, कार्बन ही आ रहा है मेरे दिमाग में, कार्बन ही मान लेते हैं, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो कितना है, 6 है, ठीक है। अब कार्बन एलिमेंट जो है उसके एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, किसमें, ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस आ गया और न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट आ गया और ऑर्बिट में घूम रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इट मींस कार्बन के अंदर, कार्बन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 6, और कार्बन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 6, ठीक है। ये आई समझ। तो कार्बन का एटम ऐसा है जिसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऑर्बिट में, 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऑर्बिट में, आई समझ, ठीक है। ये अब ये यहां से टॉपिक दो दिशा में जाएगा, एक फिजिक्स के बेसिक्स में और दूसरा केमिस्ट्री के बेसिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स तो हम पढ़ते ही रहेंगे, तो चलो आज केमिस्ट्री के बेसिक की तरफ चलते हैं। देखो अब कोई भी एलिमेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन जो वो क्यों करता है, ठीक है,
व्हाई? एक एलिमेंट के एटम को केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत क्यों है? एक एलिमेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, या कम करेगा या ज्यादा करेगा, मींस स्लो रिएक्ट करेगा या फास्ट रिएक्ट करेगा, या रिएक्ट करेगा ही नहीं, वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पर। किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर। क्यों? एटॉमिक नंबर जो है वो बताता है कि उस एलिमेंट के एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया आपको उसके एटॉमिक नंबर से। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब एक एलिमेंट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन्स कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, और दूसरा उसके एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसकी अरेंजमेंट कैसी है। ठीक है, अरेंजमेंट आई समझ बात? तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एटॉमिक नंबर से आपको पता तो लग गया कि न्यूक्लियस के बाहर इतने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। दूसरी चीज, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर कैसे अरेंज है। ठीक है, कैसे अरेंज है। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये नया कंसेप्ट आया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब एक एलिमेंट के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनकी अरेंजमेंट कैसी है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, उसकी अरेंजमेंट जो कैसी है उसी को बोलते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम। तो एक एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, वो डिसाइड करती है कि उसके एटम, उस एलिमेंट के एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में कैसे रिएक्ट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन होगी या उनकी कम रिएक्शन होगी, या स्लो रिएक्ट करेंगे या इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट करेंगे, वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। और इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे। तभी तो मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोला था कि एक एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो उसका एटॉमिक नंबर का फंक्शन है, एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन और डीपली जाया जाए तो एटॉमिक नंबर ही तो डिसाइड करता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है ये देखो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो हर एलिमेंट्स के क्या क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो हर एलिमेंट्स के एटम की क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो अलग ही टॉपिक बन जाएगा, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। इतना याद रखूं कि आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स क्या चीज है? ऑर्बिट क्या चीज है? ये ऑर्बिटल्स क्या चीज है? तो ये जो ऑर्बिटल्स है वो 4 टाइप, अभी तो आपके पास यही आएंगे, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये अब एस ऑर्बिटल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिमम कितने प्रेजेंट आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एस ऑर्बिटल में? 2। पी में कितने आते हैं? तो पी का स्ट्रक्चर जो वो इस टाइप का, तो इसके अंदर 3 सबशेल होंगे, तो इसके अंदर जो वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पी में कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, उसी तरह डी में कितने सबशेल होंगे? 5।
तो एक सब शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो डी में कितने आएंगे टोटल? 10। ठीक है, ये कैसे फिलअप होते हैं वो हम बेसिक्स उसमें करेंगे। और एफ जो है उसमें 7 सब शेल्स होते हैं। कितने सब शेल्स होते हैं? 7। तो 7 सब शेल होंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 14। तो ये याद रखना आपने कि क्या कितने टाइप के ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में कितने टाइप्स या कितने सबशेल है और कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। तो जगह पता, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, ये याद रखो। आई समझ बात? ठीक है, ये अब मैं इससे आपको पूरा केमिस्ट्री में लेके नहीं जाना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है किसी भी एलिमेंट के, एटम की या एलिमेंट की, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब आप जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो वो कैसे फिलअप होगा? तो वो आएगा 1s1। ठीक है, ये बता ही देता हूं यार मैं, 1s1 क्या आएगा देखो। एस के लिए आप ऐसे लिखोगे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। और 2 यहां से स्टार्ट करेंगे, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p एंड डी 3 से स्टार्ट करेंगे, 3d, 4d, 5d, 6d। ठीक है, एंड एफ जो वो 4f से स्टार्ट करेंगे, 4f, 5f, 6f, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिलअप होगा? 1s। तो हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से वापस आओगे, फिर कौन सा ऑर्बिटल फिलअप होगा? 2s। ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो हीलियम में आएगा आपके पास 1s2, क्योंकि उसके दोनों इलेक्ट्रॉन पहले ही ऑर्बिटल में आ जाएंगे, 1s2 बन जाएगा। ठीक है, अब लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 3। तो लिथियम के एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन जो वो कैसे अरेंज है? तो पहले 2 तो 1s में ही जाएंगे, तो ये बन गया 1s2। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया तीसरा, वो कहां जाएगा? तो 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल फिलअप होता है? 2s, तो वो बन जाएगा 2s1। ठीक है, कितना बन जाएगा? 2s1। ठीक है, अब मैं सपोज करो कार्बन लेता हूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे अरेंज है वो बताएगी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वो कैसे आएगी? तो 1s में कितने चले जाएंगे? 2। 2s में कितने चले जाएंगे? 2। अब 2 बच गए, 2 कहां जाएंगे? तो 2s के बाद जो है वो कौन सा ऑर्बिटल फिलअप होता है? 2p। 2 के बाद 3s, 3s के बाद ऐसे वापस आएंगे तो ये आएगा। ठीक है, 3p। ठीक है, ये 4s, ये आई समझ? ठीक है, 3d आएगा शायद। अब यहां देखो, तो 2s2 आ गया 2p। अब कितने बच गए? 2। तो ये आया 2p2। ठीक है, हो गए 6। अब उसके बाद देता हूं मैं, सपोज करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेता हूं मैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो ये आएगा 1s2, 2s2 एंड 2p4। ठीक है, ये उसके बाद फ्लोरीन लेता हूं मैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है, हो गए 9। उसके बाद नियोन लेता हूं।
नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 2p6। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो फिलअप होती है। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिटल्स है ना, इनको कैसे फिलअप किया जाता है? जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है वो सबसे पहले फिलअप होगा। तो 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, इसलिए पहले 1s ही फिलअप होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। ठीक है, उसके बाद 3p 4s ऐसे ऐसे आएगा। आई समझ बात? ठीक है, ये अब देखो, ये आप बोलोगे कि ये 7s से आगे जाएगा या ये pd इतने ही होते हैं। देखो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन्हीं से लिख सकते हो। ठीक है, लगा पता? कोई ये फिक्स नहीं है कि इतने ही होंगे। अगर सपोज करो इन फ्यूचर एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर हो जाए जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो सपोज करो 1000 हो, तो 1000 जो इलेक्ट्रॉन जो वो इन ऑर्बिटल्स में नहीं आएंगे, तो ऑर्बिटल्स की संख्या ऑटोमेटिकली जो वो हम बढ़ा देंगे। आई समझ? ठीक है, ये अब यहां पे ध्यान दो, तो ये एक इतना सा याद रखना कि 1s क्यों फिलअप होता है, क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है। और ऑर्बिटल की फिलिंग अप कैसे होगी? ऑर्बिटल की एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले वही ऑर्बिटल फिलअप होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला। ठीक है, ये सब कुछ डिटेल में करेंगे हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब मैं समझाना क्या चाहता था कि बेसिक्स बता रहा हूं मैं आपको कि कोई भी एलिमेंट जो है वो क्यों रिएक्ट करता है। ठीक है, वो डिसाइड करेगा उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आई समझ? ठीक है, अब यहां ध्यान दो, आप ये जो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, कोई भी एलिमेंट जो है उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी वो डिसाइड करेगा उसका एटॉमिक नंबर। इट मींस उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उस एलिमेंट के एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, वो डिसाइड करेगा उसकी केमिस्ट्री को, वो कैसी कैसी केमिकल रिएक्शंस करेगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा किसी कंपाउंड में, वो सब कुछ डिसाइड करेगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को यहां से ध्यान से देखो, कोई भी एलिमेंट जो है वो रिएक्ट क्यों करता है? व्हाट इज द नीड फॉर एन एटम और एलिमेंट टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन? क्यों? क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल करना चाहता है। अब लगा पता, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल भी होती है, अनस्टेबल भी होती है। जो स्टेबल होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, जिस एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी है? स्टेबल है। ठीक है, वो एटम या एलिमेंट का एटम जो है वो बहुत कम रिएक्ट करता है। समझाई? और जिस एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं है, कैसी है? अनस्टेबल है, तो वो रिएक्ट करेगा ज्यादा। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस करेगा। अब केमिकल रिएक्शन क्यों करेगा? अनस्टेबल है तो क्यों करेगा, स्टेबल है तो क्यों नहीं करेगा? मैंने पहले बताया कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करने का पर्पस क्या है। एक एलिमेंट क्यों केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है? अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल कब होगी? तो आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है उनको क्या बोलते हैं हम? नोबल गैसेस। ठीक है, और जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है उनको क्या बोलते हैं आप? हैलोजन्स।
ठीक है। ये अब ये क्यों बताया, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जब आप देखोगे तो ग्रुप 18 जिनको आप नोबल गैसेस बोलते हो, ये सबसे कम रिएक्टिव है। पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप के एलिमेंट सबसे कम रिएक्ट करते हैं, वो है ग्रुप 18 जिनको बोलते हैं आप नोबल गैसेस। जबकि उससे पहले वाला जो ग्रुप है 17, ये जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है पूरे पीरियोडिक टेबल में। रीजन क्या है, जो मैंने अभी बताया। हेलोजन्स की बात, नोबल गैसेस की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होती है NS2 NP6। N कुछ भी हो सकता है यहां पे, ठीक है, NS2 NP6। जबकि हेलोजन्स में जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NS2 NP5। ठीक है। ये अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखो तो ये क्या है, ये हेलोजन है। देखो NS2 NP5 ऑटोमोस्ट, देखो 2s2 2p5। तो इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है। ठीक है। और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगी वो एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होगा, बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस में भाग लेगा। ठीक है। जबकि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो NS2 NP6, तो यहां पे देखो 2s2 2p6। तो ये क्या है, ये नोबल गैस है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2 NP6। इट मींस ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है ना एक एलिमेंट की, बीच में ये क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे जाना है या ऑटोमोस्ट शेल में जाना है। ठीक है। कोई भी एलिमेंट जो है वो चाहता है कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी हो, नोबल गैसेस के जैसी, ताकि मैं अपने आप को क्या कर सकूं, स्टेबलाइज कर सकूं, स्टेबल कर सकूं। ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट क्यों करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। वो स्टेबल कब होगा, जब उसकी ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी, ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, नोबल गैसेस के जैसी, NS2 NP6। इट मींस ऑटोमोस्ट शेल में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2s में, 6p में कितने हो गए, 8 मतलब ऑक्टेट बन गया। ऑक्टेट मतलब ऑटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यही तो केमिस्ट्री है। कोई भी एलिमेंट क्यों रिएक्ट करना चाहता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। और ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, नोबल गैसेस का। तो इसलिए नोबल गैसेस जो होती है उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो उन्होंने क्यों रिएक्ट करना है, वो ऑलरेडी स्टेबल है। किसी भी एलिमेंट का सॉरी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करने का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन करने का मकसद क्या है, अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना। ठीक है। जो किसके है, नोबल गैसेस के। तो हर कोई एलिमेंट चाहता है कि मैं कैसा बनूं, नोबल गैसेस के जैसा। मतलब अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसा बनाऊं, स्टेबल बनाऊं। स्टेबल कैसे बनेगी, ऑक्टेट कंप्लीट करके। ठीक है। ये अब यहां पे आओ अब कार्बन की बात करता हूं मैं। तो कार्बन के, सॉरी ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 2 and 4 6। ऑक्सीजन क्यों रिएक्ट करेगा, ये चाहता है कि मेरे पास भी
8 इलेक्ट्रॉन आ जाए आउटरमोस्ट शेल में, जैसे नियोन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वैसे मैं भी रिएक्ट करूं, मैं भी केमिकल रिएक्शन करूं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करूं। तो इसी पर्पज से ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है अपने आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, ये अब मुझे ये बताओ हेलोजन क्यों सबसे ज्यादा अनस्टेबल है या सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, क्यों? देखो सबका मकसद क्या है, सबका पर्पस क्या है, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। ठीक है, अब जरूरी नहीं हाइड्रोजन जो वो 8 नहीं करेगा, हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनना चाहेगा, हाइड्रोजन किसकी तरह बनना चाहेगा, हीलियम की तरह। ठीक है, क्योंकि सब देखो एक चीज है, कोई भी एलिमेंट जो वो किस नोबल गैस के जैसा बनना चाहेगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहां है। हाइड्रोजन से आगे कौन सी नोबल गैस है, हीलियम, तो हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनना चाहता है। हाइड्रोजन चाहता है कि मेरे पास भी 1s में क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन जब रिएक्ट करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए टेक पार्ट करेगा। ठीक है, ये अब जैसे ये देखो 1s2 2s1, लिथियम जब केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा तो ये हीलियम के जैसा बनना चाहेगा कि नियोन के जैसा। और भाई नियोन के जैसा बनने के लिए इसको देखो 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़नी है। अब वो 7 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आसान काम क्या है कि ये क्या करेगा, अपना जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देगा केमिकल रिएक्शन में, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, 1s2, किसके जैसा, हीलियम के जैसा। ठीक है, तो बोलना मैं यही चाहता हूं आपको सिंपल लैंग्वेज में कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कैसा बनना चाहता है, उससे नेक्स्ट जो नोबल गैस होती है उसकी तरह, या उससे पीछे जो क्लोज नोबल गैस है उसकी तरह। जैसे सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ठीक है, अब सोडियम के पास देखो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, अब सोडियम के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन लेके ऑर्गन की तरह बन जाए, या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके नियोन की तरह बन जाए। तो आसान है, सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी है, तो इजी है तो वो इजी पाथ को ही फॉलो करेगा। तो वो क्या करेगा, 11th इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और पीछे उसके रह जाएंगे 2s2 2p6, किसकी तरह, नियोन की तरह। ठीक है, ये तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल किसकी है, नोबल गैसेस की। सबसे कम सबसे ज्यादा अनस्टेबल किसकी है, हेलोजन की। ठीक है, अब हेलोजन की अनस्टेबल क्यों है, देखो हेलोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ns2np5 7। ठीक है, अब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबिलिटी को या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो वो किसी भी हाल में जो है वो क्या करेगा, 6th इलेक्ट्रॉन p में या 8th इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल में लेके ही छोड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए एक बैट्समैन जो है वो 99 पे पहुंच गया है, 100 बनाने के लिए 99 पे पहुंच गया, और एक जो है वो 80 पे है। ठीक है, तो ज्यादा उत्सुकता किसको होगी 100 बनाने की, ज्यादा कंसंट्रेट कौन करेगा, ज्यादा जोश में कौन होगा, जो 99 पे है।
ठीक है, ये नहीं कि तेंदुलकर की जगह कई बार नर्वस 90 का शिकार हो जाए, बहुत अलग बात है, लेकिन ज्यादा जो एक्साइटमेंट है, ज्यादा जो भूख है 100 करने की, वो किसकी है? ऑब्वियसली 99 वाले की। ठीक है, 80 वाला जो वो सोचेगा पता नहीं क्या, मैं 85 पे ही आउट हो जाऊं या 90 पे ही आउट हो जाऊं, तो 100 तो उसके लिए काफी दूर रहेगा। तो वो जो है वो क्या करेगा, उतना एक्साइटेड नहीं दिखेगा 100 बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो 99 वाला वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होगा 100 कंप्लीट करने के लिए। वही यहां पे केस है हेलोजन का, NH2NP5, ये वेरी क्लोज टू NH2NP6। ठीक है, दूसरा कोई एलिमेंट है जिसकी आउटर मोस्ट NH2 एंड NP सपोज करो 2 है। ठीक है, ये तो ये देखो, इसको बेचारे को NH2NP6 तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम है। ठीक है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये उतना एक्साइटेड नहीं है इतना बनाने के लिए, हालांकि कोशिश करेगा ये। और ये देखो, ये इसके पास तो वही एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, आगे जो मर्जी जो एलिमेंट आ जाए, हेलोजन जो है वो तभी तो हाईली रिएक्टिव है, इसके पास कोई भी एलिमेंट आएगा उससे ये एक इलेक्ट्रॉन लेके ही छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने ये बहुत क्लोज है अपने मिशन के, जो है उसका ऑक्टेट को कंप्लीट करना, या नोबल गैस के जैसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करना। लगा पता अब? ठीक है, क्यों? कोई भी एलिमेंट जो है वो सबका टारगेट तो यही है। अब ये बात आई ना कि सोडियम जो है उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया, 11th इलेक्ट्रॉन दिया, तभी वो नोबल गैस के जैसा बना। हेलोजन जो है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लेके ही स्टेबल बनेगा। तो इसीलिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बनते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल बनते हैं। आई समझ? ठीक है, यू कैन से जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन कैरेक्टर्स होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। जहां भी बॉन्ड बनेगा, केमिकल रिएक्शन होगी, मेटल्स क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन जो वो लूज करेगी। तो जो एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ज्यादातर मेटल्स ही है, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन कैरेक्टर्स। आई समझ? ठीक है, ये तो ये था आपके पास, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो डिसाइड करती है किसी भी एलिमेंट की केमिस्ट्री को, कब वो रिएक्ट करेगा, कब रिएक्ट नहीं करेगा। आई समझ? ठीक है, ये अब देखो, अब एग्जांपल देता हूं मैं, सोडियम, ये सोडियम एटम है। ठीक है, जब ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अब आप बोलोगे क्यों? यहां पे देखो, सोडियम में क्या था स्टार्टिंग में, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और 11 प्रोटॉन्स थे। अब सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। ठीक है, तो यहां पे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में 11 ही है। ठीक है, तो देखो अब यहां पे क्या होगा कि 11 प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ गई है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई है, इट मींस पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई समझ? पहले क्या था, जितने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन थे उतने ही पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन थे। जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई तो उसके कंपैरिजन में प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। तो ये नहीं कि किसी भी चीज पे पॉजिटिव चार्ज आता तो वो प्रोटॉन लेता, नहीं, नेगेटिव चार्ज आए चाहे पॉजिटिव चार्ज आए, वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी यहां पे। अब 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 10 प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल कर देगा, लेकिन जो 11th प्रोटॉन है उसका चार्ज जो है वो सोडियम पे दिखेगा। ठीक है, लगा पता?
तो ये है, इस तरह से जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों आता पॉजिटिव चार्ज, लगा पता? क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या इक्वल थी, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भी इक्वल था, तो नेट चार्ज कितना था, 0। लेकिन अब जैसे ही एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, उसके कंपैरिजन में प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो वहां पे क्या होने वाला है, प्रोटॉन का चार्ज जो है वो आ जाएगा किस पे, एटम पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप कैटायन। जब किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कब, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो क्या बनता है, कैटायन बनता है। आई समझ? ठीक है। ये अब ये लिया आपने क्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना है क्लोरीन का, 17। ठीक है, अब 17 है तो क्लोरीन जो वो तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्यों? क्योंकि अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा, यहां पे 18 बनाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहां क्या हुआ, एक एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। कैसे? पहले क्या था, यहां पे क्लोरीन के पास क्या था, 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी इक्वल है और इस पे चार्ज भी इक्वल है, तो नेट चार्ज कितना है यहां पे, 0। लेकिन जैसे ही क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 18। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर अभी भी 17 प्रोटॉन है। ठीक है, तो 17 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 17 प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल कर देगा, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, 18वां इलेक्ट्रॉन, 18th इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज जो वो एटम पे दिखेगा। तो जब एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसको बोलते हैं आप एनायन। ठीक है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव। कैटायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एटम, और एनायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। आई समझ? और ठीक है बच्चे, एंड व्हाट इज आयन? आयन क्या होता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा, अगर लूज किया इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर गेन किया इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो आयन बनता है। तो ये आयन है। जब भी एटम पे कोई भी चार्ज आए तो आयन बनेगा, पॉजिटिव आए तो कैटायन बनेगा, नेगेटिव आए तो एनायन बनेगा। आई समझ? ठीक है, तो जब भी एक, अब लगा पता है एटम लूज या गेन क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और वही केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट इसी तरह कर रहा है, या तो वो इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल बनेगा या इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को देने से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। आई समझ दोस्तों? ठीक है, ये तो आज के लिए काफी है, इतना 1 आवर्स हो गया लगभग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे, मैं चाहता हूं कि 2 या 3 लेक्चर्स हम बेसिक के लगा लें, उसके बाद जब हम एक बार स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस, ठीक है, तो बीच बीच में फिर मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, जब मैं इसको मेन टॉपिक में लेके चलूंगा ना तो इतना टाइम नहीं होगा, इतनी बेसिक से नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, इसलिए मैंने सोचा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स है उनके लिए अलग से ही क्लास लूँ आपकी। ठीक है, तो इसी इंटेंशन से मैंने जो है वो ये बेसिक वीडियो या बेसिक क्लास की सीरीज जो स्टार्ट की है, इसमें 3 या 4 लेक्चर्स होंगे, आज दूसरा लेक्चर था। ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। अच्छा, पीरियोडिक वो अलग से ही टॉपिक बने, कल हम पीरियोडिक टेबल पे जाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।